फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सिंह। तो हम लोग आज करने चल रहे हैं बीपीएससी टीचर्स की जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैथ्स करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि Q P के 20% के बराबर है। तो देखो P लिख लोगे, अब इसके 20% के बराबर Q है, यानी इसका 20/100 कर दिया तो Q आ गया। ये हो गया इतना Q। और आर क्यू के 30% के बराबर है। अब ये यहाँ पे जो इतना ये पूरा लिखा है ये क्या है? क्यू है। ठीक है, और आर इसके 30% के बराबर है। इसका मतलब इसमें अगर हम 30% यानी 30/100 से गुणा कर दें तो ये क्या आ गया? आर आ गया यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब कह रहे हैं कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है, यानी आर का 30% हमको निकालना है। तो इसमें फिर से क्या करेंगे? 30/100 फिर से कर देंगे, यही आंसर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। देखो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये आ गया P इंटू 2×3×3, 2×3=6×18 और बटा अपॉन में आ गया 10×100 लेकिन आप जानते हो परसेंटेज को तो बटा 100 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए आपने इसको लिख लिया। एक जो जीरो है यहाँ पे इसकी जगह यहाँ दशमलव लगा दिया, P इंटू 1.8/100। अब जो भी चीज़ अपॉन 100 करके लिखी हो उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। इसका मतलब ये हो गया P का 1.8%। तो ये वाला आंसर आ गया। तो होप कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल 55 मिनट चली। 3 समान दूरियां तय कर लेती। 3 समान दूरियां समझ लेना, 5 से 10 से 15 से, तीनों से बराबर दूरी तय की। तो हमने माना प्रत्येक से D दूरी तय की, यहाँ से D, यहाँ से D, यहाँ से D, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 3D। यही 3D हमको निकालना है। कुल दूरी हो गई 3D। अच्छा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से D दूरी तय की। तो आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर उसी को पलट दो, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो पहला जो समय है T1 उसमें दूरी तो D ही है। ठीक, हमको 3D निकालना क्योंकि कुल दूरी 3D है। D D D 3 बार। और चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा समय अगर हम निकालें T, तो दूरी तो D ही है, सवाल में दिया समान दूरी है, और चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा समय अगर हम निकालें T3, तो दूरी तो D ही है और चाल कितना है? 15। तो ये हो गया। अब तीनों समय को अगर हम जोड़ दें T1 + T2 + T3, तो यहाँ सवाल में दिया कि ये 55 मिनट है, तो 55 मिनट को घंटे में बदल लो, यानी 55/60 है। 55/60 यानी 5 से काट दो तो 11/12 है। अब यहाँ रख दो D/5 + D/10 + D/15 बराबर 11/12। अब D कॉमन ले लो और इसका एलसीएम ले लो। 5 10 15 का 30 आएगा, तो 5 6 30, 6 आ गया, 10 3 30, 3 आ गया, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 11/12। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 6 3 9 2 11, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं इधर D × 11/30 बराबर 11/12। तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो गया, D बराबर यहाँ से आ गया 30/12। 30/12 को अगर 3 से काट दो तो आ जाता है 10/4, और फिर 2 से काट दो तो 5/2 आ जाता है। लेकिन हमको यार D नहीं निकालना था, हमको 3D निकालना था, कुल दूरी। तो D की वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ रख दो ऊपर कुल दूरी में 5/2, तो ये आ गया 15/2, जिसको आप और हम कहते हैं 7.5। तो ये आ गया 7.5 किलोमीटर। यदि दिसंबर 15 2005 को शनिवार था, तो दिसंबर 15 2004 को कौन सा दिन होगा? देखो, जो साल का पहला दिन होता है, ठीक है, अगर बीच में लीप ईयर यानी फरवरी 29 की ना पड़े, तो जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन भी होता है। ठीक, ये जान लीजिए आप, साल का पहला दिन ही साल का आखिरी दिन होता है। इसका मतलब इस साल का जो पहला दिन होगा अगले साल का पहला दिन उससे एक आगे वाला होगा। मतलब ऐसे समझो जैसे अगर 2005 का पहला दिन साल का जनवरी का रविवार है, तो 2006 का पहला दिन रविवार से एक आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2004 दिसंबर 2005 यहाँ पे दिया है शनिवार। ठीक, तो यार 2004 यहाँ पे ये शनिवार इससे एक आगे रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? शुक्रवार। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो फरवरी आएगी वो 2005 वाली फरवरी आएगी। ये दिसंबर है और ये भी दिसंबर है,
दिसंबर के बाद इनके बीच में जो फरवरी आएगी वो 2005 की फरवरी आएगी, और 2005 की फरवरी 29 की फरवरी नहीं होगी। अगर बीच में फरवरी 29 की पड़ेगी तो 2 दिन आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक ही दिन आगे बढ़ेगा क्योंकि फरवरी 29 की नहीं है, तो ये शनिवार था, तो इसके पहले वाला ये शुक्रवार होगा। आगे चलते हैं। बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला और बॉब को लाभ का 1/4 भाग मिला। तो हमने मान लिया कि कुल लाभ x है। एलिस को क्या मिला, x/3, और बॉब को क्या मिला, कुल लाभ का x/4। शेष किसको मिल गया, कुल में से इसको घटा दो जोड़ के, ठीक है, तो शेष आ जाएगा। ये किसको मिला है, चार्ली को मिला है, ठीक। और चार्ली को ये जो शेष मिला है वो 5000 मिला है, यानी कुल में से इन दोनों का घटा दो, तो x माइनस ये 4x प्लस 3x/12 बराबर 5000 दिया गया। x माइनस 7x/12 बराबर 5000, 5x/12 बराबर 5000, तो x बराबर 12000। लेकिन ध्यान रखना आपको x नहीं निकालना, आपको लिखा है एलिस को कितना मिला, तो एलिस को x/3 मिला, तो x/3 क्या हो जाएगा, 12000/3 बराबर 4000। तो आंसर क्या आ गया, 4000। चलिए आगे चलते हैं। एक थैले में 305 रुपये की राशि है, 4:5:7 में है, तो हम मान लेते हैं 4x है, 5x है, 7x है, ठीक। अब 4x के कितने पैसे हैं, 25 पैसे, 25 पैसा, और कुल सिक्के कितने हैं, 4x हैं, तो कुल कितना हो जाएगा, 25 गुणे 4x, प्लस ये 10 पैसे के 5x सिक्के हैं, 10 गुणे 5x, और प्लस 50 पैसे के 7x सिक्के हैं, तो ये इनको गुणा कर लो, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, कुल रुपए के। रुपया है 305, यहाँ पे पैसा है तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, इसके हो गए, ठीक है। अब 25 चौका 100x प्लस 10 बचे 50x प्लस 7 बचे 350x बराबर 30500। अब 50 और 350 400 और एक 500, 500x बराबर हो गया 3500। 00 से 00 गया, 5 से भाग कर दिए, 61 आ गया, यानी x का मान 61 आ गया। सिक्के कितने थे, पहला था 4x, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 61 गुणे 4 बराबर 244। जहाँ पे 244 हो वही आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो हमने सिक्कों की संख्या मान ली कि 25 पैसे के 4x सिक्के थे, तो एक सिक्के का मूल्य 25 पैसे है, तो 4x सिक्के का मूल्य क्या हो जाएगा, 25 गुणे 4x 100x आ जाएगा। एक सिक्के का मूल्य यहाँ 10 है, 10 पैसे है, तो 5x सिक्कों का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5x, ठीक है। वो क्या आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है जो इससे कट जाए। तो जो संख्या इससे कट जाए पहले इसका एलसीएम ले लो, 7, 9, 11, 13, 15, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ से केवल 9 और 3 ही कटेगा, 15 ही कटेगा, तो बाकी तो वैसे ही रहेगा, 11, 13 और ये 5, ठीक। देखो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखो ये आ गया 3 3 का 9 5 45। और अगर आप रेगुलर मैथ पढ़ते हो तो आप जानोगे कि 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 होता है, ठीक। 45 में 1001 से गुणा करना बहुत आसान है, 45 से कम 45 रख दिया, बीच में एक 0 आ गया, फिर 45 से कम 45। ये 5 अंक की संख्या हुई, लेकिन बड़ी से बड़ी नहीं है। बड़ी से बड़ी के लिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए आप, 5 बार 9, और इसमें इससे भाग कर दीजिए, और जो शेष आएगा उसको घटा देंगे, 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, 0 आ गया, 45 दूनी 90, ठीक। 9 आ गया, ये शेष इसमें घटाओगे तो क्या मिलेगा यार, यही वाला नंबर मिल जाएगा, यही, ठीक है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, ये 90090, जो किससे कटेगी, इससे कटेगी। इससे कटने का मतलब क्या है कि वो 7, 9, 11, 13, 15 सबसे कटेगी, ठीक है। जो संख्या एलसीएम से कट जाए वो उन संख्याओं से भी कट जाती है, ठीक। ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 है, 2.5 किलो बढ़ जाता है, सॉरी 2.5 नहीं 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। देखो औसत वजन 2.5 किलो बढ़ा है, औसत का मतलब है हर व्यक्ति के लिए 2.5 किलो अलॉट है, मतलब हर व्यक्ति के लिए 2.5 किलो बढ़ा है वजन। तो 8 व्यक्तियों के लिए कितना वजन बढ़ा होगा, 8 गुणे 2.5 यानी 20 किलो बढ़ गया, ठीक है। 25 × 8 220 आ गया, बढ़ गया कुल वजन। अब 54 किलो का व्यक्ति गया होगा तो उसकी जगह कौन व्यक्ति आ जाए कि 20 किलो का वजन बढ़ गया, इसका मतलब उसकी जगह 54 + 20 74 किलो का आदमी आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया 74 किलो।
ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लो, मान लो कि पहले औसत x था, औसत प्रारंभिक औसत था x, अब नया औसत क्या हो जाएगा, औसत 2.5 से बढ़ गया तो नया औसत क्या हो जाएगा इतना x प्लस 2.5। तो प्रारंभिक औसत x है तो कुल वजन क्या हो जाएगा 8x, नया औसत क्या है x प्लस 2.5, तो कुल वजन क्या हो जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2.5। ठीक है, अब कह रहा है ये x प्लस 2.5 कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि यहाँ पे जो व्यक्ति था 8x में से वो 54 किलो का चला गया और कोई 1 किलो का व्यक्ति आ गया, यही a का मान हमको निकालना है। ठीक है, तब ये हुआ ऐसे, मेरे ख्याल समझ गए होगे। पहले औसत x था, नया औसत x प्लस 2.5, तो पहले कुल वजन रहा होगा 8x और नया कुल वजन हुआ होगा 8 इंटू एक्स प्लस 2.5। तो ये 8 इंटू एक्स प्लस 2.5 कैसे आया, ये जो पुराना व्यक्ति था उसमें 54 किलो का एक गया और 1 किलो का एक आया, यही ए हमको निकालना है। तब ये नया औसत आया था, इसलिए नया वाला हम यहाँ रख दिए। अब रख दो 8x माइनस 54 प्लस ए बराबर 8x प्लस 20। देखो 8x कैंसिल हो गया, ए बराबर क्या आ गया 20 प्लस 54 बराबर 74। अदरवाइज ये सवाल बहुत आसान है। औसत 2.5 से बढ़ा है, यानी एक व्यक्ति का वजन 2.5 से बढ़ा है, तो 8 व्यक्ति हैं तो उनका वजन कितने से बढ़ेगा 20 से बढ़ेगा। अब 54 किलो का आदमी गया तो कितने किलो का आदमी आया होगा कि 20 से औसत बढ़ जाए, 20 प्लस 54 74 किलो का आदमी आया होगा, तभी तो जब 54 का गया तो औसत 20 से बढ़ा है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 74। वो कि समझे होगे, आगे चलते हैं। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। देखो ये सब लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं अभी बता देंगे। पहले समझो 9 और 8 सदस्यों के बैठने वाली क्षमता। तो सपोज करो 17 सीटें हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए आप, 17 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए पहली कुर्सी पे जब आएगा तो 17 व्यक्ति में से कोई भी आदमी बैठ सकता है। ऐसे 17 से सब बना है, यहाँ पे सपोज करो 17 हैं। पहली कुर्सी पे जब व्यक्ति बैठने आएगा तो 17 में से कोई भी आदमी बैठ सकता है। मतलब पहली कुर्सी कितने तरीकों से भर सकती है, 17 तरीकों से। लेकिन इस कुर्सी पे, पहली कुर्सी पे 17 में से एक आदमी बैठ गया तो अगली कुर्सी पे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, 16 व्यक्ति। मतलब अगली कुर्सी कितने तरीकों से भर सकती है, 16 तरीकों से। अब 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं तो कितने व्यक्ति बैठते, 15, यानी अगली कुर्सी 15 तरीकों से भर सकती है। उसके बाद अगली कुर्सी 14 तरीकों से, अगली कुर्सी 13 तरीकों से, फिर 12, फिर 11, ऐसे से करके 1 तक। यानी कुर्सी कितने तरीकों से भर सकती है, 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 एंड सो ऑन 1। और इसी को मैथ की भाषा में कहते हैं फैक्टोरियल 7। कहीं फैक्टोरियल 17 तो दिया नहीं गया है, तो इसमें देख लेते हैं फैक्टोरियल 17 कौन सा है। तो हम देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है, P का मतलब होता है फैक्टोरियल 17 अपॉन ये जो 9 लिखा हुआ है इसको 17 में से घटा दो, तो ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 8, जो कि हमको चाहिए फैक्टोरियल 17। ये C9 C8 लिखा हुआ है, C का मतलब होता है फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 9, ऐसे लिख दो। फिर ये 17 माइनस 9 8, और इसी को 2 बार लिखा है इन्होंने 17 और फैक्टोरियल 8 यहाँ पे लिखा है, तो 8 और ये हो जाएगा 17 में से 8 गए 9। तो ये भी ये नहीं आया है, ये 9 और 8 तो कुछ और ही आएगा। इसको देख लेते हैं, यही हमारा आंसर है, देखते हैं कैसे। 17 C9 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 17 और फैक्टोरियल यहाँ पे C9 है ना, 9 का मतलब होता है फैक्टोरियल 9, और यहाँ पे दूसरा लिखते हैं 17 माइनस 9 ये फैक्टोरियल 8 गुड़े, यहाँ फैक्टोरियल 9 है और फैक्टोरियल 8 से गुड़ा है, इससे कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया फैक्टोरियल 17। और हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए था फैक्टोरियल 17। तो ये डी वाला आंसर हो गया। होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो इसको आप फिर से करिएगा, आसानी से लग जाता है ये। ठीक है, आंसर निकालना बहुत आसान है। 17 कुर्सियाँ हैं, 17 लोगों को बैठाना है। पहली कुर्सी पे 17 तरीक़ों से आप बैठाएंगे, दूसरी पे 16 तरीक़ों से, तीसरी पे 15 तरीक़ों से, ऐसे ऐसे करके पहली पे 1 तरीक़ों से। तो इसको जब गुणा करेंगे आप फैक्टोरियल 17 आएगा। और ऑप्शन में ढूंढ लो फैक्टोरियल 17 कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है। कैसे, 17 को आप लिखेंगे 17 C9 को लिखेंगे फैक्टोरियल 17 बटा 17 माइनस 9 और 9 और फैक्टोरियल 9 गुणे फैक्टोरियल 8। तो यार इससे ये कैंसिल हुआ और 17 माइनस 9 8 होता है, इससे ये कैंसिल, फैक्टोरियल 17 आ गया। आगे चलते हैं। एवलिन के 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदे। समान संख्या में कंगन खरीद रहा है, मतलब x मान लिया, तो 30 खरीदा x, तो 30x प्रति नग 30 रुपये में है। ठीक है, x 30 रुपये का खरीदा, 30x। दूसरा भी 35x संख्या में खरीदा, तीसरा भी
₹65 का एक संख्या में, ये सारे रुपए जोड़ के क्या आ गए? अब 30 65 और 30 100 हो गया, और 130 130 एक्स क्या हो गया? 1690। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या आया? 13। मतलब उसने कितनी खरीदे? 13। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है। 8 × 9 प्लस 3 × 12 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस, आप जानते हो पहले कोष्टक सॉल्व होता है। 9 × 72 प्लस 12 × 3 = 36 प्लस 3 और 12 × 3 = 36 और 9 भाग कर दो, तो 36 और 72 108 और 103 111 और बटा 45। 1 1 2 1 3, अंकों का एक 3 है, यानी 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 2 11, 3 7 21 और 3 से 15, तो 37/15 यानी 15 दूनी 30, दशमलव लगा, 15 चौका 60, 1 10 आया, 0 आया, 15 छक्का 90, 2.46 यही आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।